Hello everybody, myself Bubbly Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का साथ साथ राइज अप होना तो वो भी एक टेंशन का ही रीज़न था। एक तरफ तो नेशनलिज्म फीलिंग बढ़ती जा रही थी यूरोप कॉन्टिनेंट में, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। अपने देश को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए हर कोई लिबरल नेशनलिस्ट वो अपनी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एक और फीलिंग मन में आने लगी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाने के साथ साथ हम इम्पीरियलिज्म को भी बढ़ा दें, मतलब अपनी बाउंड्रीज़ को भी बढ़ा दें। दूसरे जो आसपास के दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको अपने काबू में कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें। ये इम्पीरियलिज्म फीलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में कुछ टेंशन क्रिएट हो गई थी बाल्कन एरियाज़ में। तो वो क्या क्या कारण थे जिनके कारण वहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई थी। What were the main reason for the nationalist tension in Europe after 1871 in the areas of Balkan? या फिर यहाँ मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ how did the Balkan issue become the reason for the first world war? कि ये बाल्कन इशू जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी रीज़न बना था। तो वो क्या रीज़न थे ये इसके साथ साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, उसका भी आंसर यहीं पे है। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became the narrow creed with the limited ends। कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी के जो लास्ट क्वार्टर पार्ट था उसमें नेशनलिज्म का मुद्दा आगे नहीं रह सका, बल्कि साथ साथ वो क्या हो गया, नैरो क्रीड बन गए थे। उनका एक संकुचित सोच बन गई। इसके साथ साथ नेशनलिज्म का आइडिया ख़त्म होने लगा और इस संकुचित जो बिल्कुल एक छोटी सोच पर आकर रुक गए थे। उस टाइम पे नेशनलिस्ट ग्रुप्स इंटॉलरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति असहनीय हो गए थे। जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जितने भी राष्ट्रवादी समूह थे, वो एक दूसरे को मतलब इक्वलिटी नहीं दे रहे थे। हर कोई अपने आप को सुप्रीम बनाने में लगा हुआ था। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ पे कंट्रोल किया जाए। Major European power in turn manipulate the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aims। अब यूरोपियन पावर जो थी, जो मेजर यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटेन जैसे जो यूरोपियन पावर थी, वो जितने भी राष्ट्रवादी उम्मीदें थी या फिर नेशनलिस्ट एस्पायरेशन, उन सबको मैनिपुलेट कर रही थी। सारी बातों को कुचल रही थी, किसी का कोई ध्यान नहीं दे रही थी, पब्लिक का शोषण किया जाने लगा था। और ये क्यों कर रहे थे? ताकि उनकी जो इम्पीरियलिस्ट एम है, जो उनकी बाउंड्री बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। इसलिए वो सब्जेक्ट पीपल जो प्रजा है उसके एस्पायरेशंस को भी रौंद रहे थे। सबसे सीरियस बात यहाँ पे क्या थी कि भी यूरोप के अंदर टेंशन क्रिएट हो गई थी 1871 के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और कौन से एरिया में हुई थी? वो थी बाल्कन एरिया में। बड़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। बाल्कन उस टाइम पे एक ऐसा एरिया था जो वेरिएशंस के अंदर था, जहाँ पर जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस थे। जोग्राफिकल मतलब जो कहीं माउंटेन, कहीं स्टेपी, कहीं पर भाई जो है डेजर्ट पार्ट। तो इस तरीके से वो जोग्राफिकल वेरिएशंस भी थे और दूसरा क्या था, उसमें एथनिक वेरिएशंस भी थे। अलग अलग ग्रुप वहाँ पे रह रहे थे। देशों के नाम बता दिए कौन कौन से। आज जो ये देशों के नाम बताए हैं, इन कंट्रीज़ के नेम जो दिए हैं, वो सारे बाल्कन एरियाज़ में ही शामिल थे। और इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव्स। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है हु वर स्लाव्स, द पीपल हु वर लिविंग इन बाल्कन एरिया वर नॉन एज स्लाव्स। वेरी शॉर्टली तो ये हो गया। और इन द कंट्री, कौन कौन से कंट्री में? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मकदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, दीज वर नॉन एज स्लाव्स। ये इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और बाल्कन एरिया का ज़्यादातर हिस्से पे मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा था, जैसे ऑटोमन एम्पायर का ज़्यादातर कब्जा था इन देशों के ऊपर। ये जो रोमेंटिसिज्म का आइडिया था वो बाल्कन एरिया में फैल गया था, टुगेदर विद द डिसइंटेग्रेशन ऑफ द
ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो ये एक बड़ी भयानक, एक बड़ी एक्सप्लोसिव बात बढ़ गई थी कि भाई जैसे तैसे करके ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटेग्रेट किया जाए। सबके दिमाग में ये बात आने लगी थी नेशनलिस्ट के में कि ऑटोमन एम्पायर को यहाँ से ख़त्म किया जाए, जिस ऑटोमन एम्पायर ने ज़्यादातर बाल्कान पे कब्जा कर रखा था। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and the internal reforms, but with very little success. इसी दौरान जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन का और इंटरनल रिफॉर्म्स का सहारा लिया। अपने आप को आधुनिक बनाया, चाहे अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, चाहे और दूसरे मेजरमेंट थे, उनमें उन मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स, आंतरिक सुधारों के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, ताकि वहाँ पर जो यूरोपियन नेशनलिस्ट है वो इसके पावर को कम ना कर सके, इसके इन्फ्लुएंस को कम ना कर सके। इसलिए इन्होंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत कम कामयाब हो पाए। वन बाय वन द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रॉक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से एक एक करके यूरोपियन कंट्रीज़ हटने लगे, अलग होने लगे और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो बाल्कान लोग हैं उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स और अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपने क्लेम करना शुरू कर दिया, अपना दावा कर दिया कि हाँ भी हमें मिलनी चाहिए। एज वेल एज हैंस द रेबेलियस नेशनलिस्ट in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। यहाँ तक कि जो बाल्कान के रेबेलियस नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में ही सोचा और वो अपनी जो कभी पुराने टाइम में उनके पास इंडिपेंडेंस हुआ करती थी, उस इंडिपेंडेंस को वापस लाने के लिए ही उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी थी। किसने? उन रेबेलियस नेशनलिस्ट ने। तो ये तो हो गया कि व्हाट वर द रीज़न फॉर द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence। ऐसे बहुत सारे स्लाविक नेशनलिस्ट थे। स्लाविक कौन से? जो उन देशों में रहते थे जो हमने ऊपर बताए थे, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, मोंटेग्रो, इन देशों में रहने वाले जितने भी लोग थे वहाँ पर उन स्लाविक नेशनलिस्ट ने अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए अब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तो बाल्कान एरिया ही सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का मतलब एरिया बन गया था। तो बाल्कान स्टेट्स भी एक दूसरे के प्रति जीलियस थे। बाल्कान स्टेट्स, बाल्कान एरिया के जितने भी कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे के प्रति भी जीलियस हो गए थे। वो एक दूसरे को हराना चाहते थे और उन एरियाज़ पर कंट्रोल करना चाहते थे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और ये मुद्दा और ज़्यादा उलझता चला गया। क्योंकि बाल्कान एरियाज़ में क्या था, बिग पावर राइवलरी आ गए थे। हर कोई मतलब बड़ी बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो गई थी जो एक दूसरे की दुश्मन बन गई थी। इसी दौरान वहाँ पर यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड और कॉलोनीज़ को लेकर भी झगड़े होने लग गए थे। साथ ही साथ उनमें नेवल और मिलिट्री माइट को लेकर भी, नेवल क्या होता है, समुद्री बेड़ा, और मिलिट्री माइट, उनकी मिलिट्री ताकत को लेकर भी झगड़े होने शुरू हो गए थे। किस में? वो यूरोपियन बिग पावर्स में। तो ये राइवलरी उनके जो है बाल्कान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। बाल्कान एरिया में सबसे बड़ी समस्या इसी दुश्मनी के कारण आने लगी थी। जैसे हंगरी है, हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग टू होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कान्स। सॉरी, इससे ऊपर एक लाइन रह गई आपकी। ईच पावर, हर देश, हर शक्ति, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, दे वर वेरी इंटरेस्टेड ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कान्स। ये सारे देश दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, इवन एक दूसरे पर भी कब्जा करना चाहते थे। एंड दे एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर द एरियाज। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वार। आपस में ही इनके युद्ध होने लगे और फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए एक बेस तैयार हो गया था। यही रीज़न था कि जिसके बाद फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी।
नेशनलिस्ट अलाइंड विद एन इम्पीरियलिज्म। अब हमने टॉपिक यही पढ़ा है कि नेशनलिज्म के साथ साथ इम्पीरियलिज्म की भावनाएं बढ़ गई। भाई देशभक्ति की भावना तो वहाँ थी ही थी कि भाई अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाया जाए, लेकिन साथ में अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा के दूसरों को भी अपने कब्जे में लिया जाए, ये फीलिंग साथ में आने लगी थी, जिसके कारण 1914 का वो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपने कॉलोनीज़ तैयार कर दी थी, 19th सेंचुरी में ही कॉलोनी तैयार कर दी थी, यानी बहुत सारे दूसरे देशों को कब्जे में कर लिया था। एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी शुरू हो गया था। इंपीरियल यानी कि जैसे ब्रिटेन है, हमारे इंडिया है, इंडिया में भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हो गया था। जैसे हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 3 में हमारा यही आएगा, एंटी इंपीरियल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो हमारे इंडिया में शुरू हो गया था, उनके अगेंस्ट हमने भी बहुत सारे मूवमेंट शुरू किए थे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। क्यों शुरू किए थे? ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाया जाए, एक राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। They were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism. European ideas of nationalism were now replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. हर जगह पे लोग अपने अपने नेशनलिज्म की जो स्पेसिफिक तरीका था, जो एक अलग तरीके से अपनी देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ा रहे थे। बट द आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कैन बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन बाद में जो भी सोसाइटीज़ आई, इस आइडिया को सभी सोसाइटीज़ ने एक नेचुरल और यूनिवर्सल फॉर्म माना कि नेशन स्टेट बनना ज़रूरी है, हर किसी को अपने अपने राइट्स मिलने ज़रूरी हैं। तो इस बात को बिल्कुल प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना गया था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। और इसके बाद हम आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस बीच बीच में मैंने आपके सारे करवा दिए हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन का ये नहीं पता कि ओनली एक्सरसाइज के नहीं, बल्कि बीच में से जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।